हेलो एवरीवन, जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान की इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान। विज्ञान के अंतर्गत पहला टॉपिक रहेगा हमारा भौतिक विज्ञान, जो कि आगामी पटवारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहला टॉपिक है मात्रक। मात्रक किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। मात्रकों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला मूल मात्रक, जिसे फंडामेंटल और बेस यूनिट्स कहते हैं, और तथा व्युत्पन्न मात्रक या ड्राइव्ड यूनिट्स। मूल मात्रक। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या 7 है। एसआई मूल राशियाँ एवं उनके मात्रक। पहला है लंबाई। लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर और इसका प्रतीक होता है स्मॉल एम। दूसरा है द्रव्यमान। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम होता है और प्रतीक केजी। तीसरा समय है। इसका एसआई मात्रक सेकंड होता है और इसका प्रतीक एस। चौथा है विद्युत धारा। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है और इसका प्रतीक कैपिटल ए होता है। पांचवा है ताप या ऊष्मागतिकी, जिसका एसआई मात्रक केल्विन तथा इसका प्रतीक चिन्ह कैपिटल के होता है। छठवा है पदार्थ का परिमाण। इसका एसआई मात्रक मोल तथा इसका प्रतीक MOL होता है। और सातवां है ज्योति तीव्रता, जिसका एसआई मात्रक कैंडेला तथा प्रतीक स्मॉल CD होता है। व्युत्पन्न मात्रक ऐसी सभी भौतिक राशियों के मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों के संयोजन से व्यक्त किया जाता है व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। विशिष्ट नामों एवं प्रतीकों वाले 22 एसआई व्युत्पन्न मात्रक हैं। ये भौतिक राशि, मापन का विशिष्ट नाम और प्रतीक एवं मूल मात्रकों के पदों का मान। इसमें है समकोण। इसका होता है रेडियन। मात्रक है इसका रेडियन, और रेडियन इक्वल टू होता है M/M। इसके बाद है घनकोण। इसका होता है स्टेरेडियन। नेक्स्ट है आवृत्ति। आवृत्ति का हर्ट्ज। इसके बाद है बल का न्यूटन। दाब और प्रतिबल का पास्कल। ऊर्जा कार्य ऊष्मा की मात्रा का जूल। शक्ति रेडियंट फ्लक्स का वाट। विद्युत आवेश का कूलॉम। वोल्टता या विद्युत विभवांतर का वोल्ट। विद्युत धारिता का फैराडे। विद्युत प्रतिरोध का ओम। विद्युत चालकता का सीमेंस। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला। प्रेरकत्व का हेनरी। तापमान का डिग्री सेल्सियस। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन। प्रदीप्ति घनत्व का लक्स। एक रेडियो न्यूक्लाइड की सक्रियता का बैकुरल होता है। आवेशित विकिरण की मात्रा का ग्रे। विकिरण मात्रा डॉज समतुल्य का सीवर्ट और उत्प्रेरण सक्रियता का कैटल। इसके बाद है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट्स है। एक प्रकाश वर्ष का प्रयोग अधिक लंबी दूरी को मापने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के। एक नॉटिकल मील 1852 मीटर के बराबर होता है। मेगावाट बिजली के मापन की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट इक्वल टू 10⁶ मिलियन या वॉट होता है। क्यूसेक क्यूबिक फीट पर सेकंड जल प्रवाह की दर मापने की इकाई है। 1 क्यूसेक इक्वल टू होता है 28.317 लीटर प्रति सेकंड। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। एक डॉप्सन की इकाई या DU इक्वल टू होता है 2.69 × 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर। बल का CGS पद्धति में मात्रक डाइन है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। गति एवं बल। अदिश राशि। अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। जैसे दूरी, आयतन, घनत्व। दूरी, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, समय, ताप, शक्ति, आवेश, आवृत्ति, विभव और चाल, ये अदिश राशियाँ हैं। इसके बाद है सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी।
सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ हैं जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, जैसे आवेग, विस्थापन, त्वरण, वेग, बल, संवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र आदि ये सदिश राशियाँ होती हैं। न्यूटन के गति विषयक नियम। सर आइजैक न्यूटन ने गैलीलियो की धारणाओं के आधार पर गति विषयक निम्न 3 आधारभूत नियमों का प्रतिपादन किया। पहले न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु या पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान वेग से गत्यावस्था में रहती है जब तक कि कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता है। गति के इस प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का गति विषयक द्वितीयक नियम। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसी कारण इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है। उदाहरण के लिए नाव से कूदने पर नाव का पीछे की तरफ खिसकना। नेक्स्ट है कार्य, सामर्थ्य एवं ऊर्जा। वर्क, पावर एंड एनर्जी। कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। कार्य इक्वल टू होता है बल इंटू विस्थापन, W इक्वल टू F इंटू S। कार्य अदिश राशि है और कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। शक्ति अथवा सामर्थ्य। किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति इक्वल टू होता है कार्य अपन समय, P इक्वल टू W अपॉन T। सामर्थ्य एक अदिश राशि है जिसका ऐसा ही मात्रक जूल पर सेकंड होता है। उसके बाद गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। v वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। इसके बाद स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू होता है mgh। इसके उदाहरण हैं जैसे तनी हुई कमानी की ऊर्जा, बांध बनाकर रोके गए जल की ऊर्जा, ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरण। इलेक्ट्रिक पंखा विद्युत ऊर्जा से को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा एवं प्रकाश में बदलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा में बदलती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में और सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करती है। स्टीम इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, टरबाइन का चलना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा से को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, डीजल इंजन रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व से आशय उस आकर्षण बल से है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी पर स्मॉल g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। g के मान में परिवर्तन। पृथ्वी के ध्रुवों पर g का मान अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। लिफ्ट में पिंड का भार। जब लिफ्ट नीचे की ओर यात्रा करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटता प्रतीत होता है और जब लिफ्ट ऊपर की ओर यात्रा करती है तो लिफ्ट में पिंड का भार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। इसके बाद है पलायन वेग। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं लौटता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसका आवर्तकाल। एक कंपन या एक दोलन पूरा होने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। किसी दोलन या कंपन करने वाले पिंड द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। पृष्ठ तनाव के उदाहरण।
अपमार्जक पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। नेक्स्ट है, वर्षा जल की गिरती हुई बूंदों की आकृति पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। केशिकत्व के उदाहरण, लालटेन में मिट्टी के तेल का बत्ती में ऊपर चढ़ना केशिकत्व के कारण ही संभव है। केशिकत्व की क्रिया के द्वारा ही पेड़ों की शाखाओं, तनों और पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण पहुँचते हैं। इसके बाद दाब, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल दाब कहलाता है। दाब इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल या P इक्वल टू F अपॉन A। दाब और क्षेत्रफल में व्युत्क्रम संबंध होने के कारण कम क्षेत्रफल वाली वस्तुएं अधिक दाब डालती हैं। वायु दाब मापी को बैरोमीटर भी कहते हैं। इसकी सहायता से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। किसी स्थान के वायु दाब में शीघ्रता से कमी आना उस क्षेत्र में आंधी या तूफान आने का या तेज हवा चलने का संकेत देता है। नेक्स्ट, तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये तरंगें विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के कंपन से उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें बिना किसी माध्यम की सहायता से या निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा मैक्सवेल द्वारा प्रस्तुत की गई। दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल रंग का तरंग दर सबसे अधिक और बैंगनी रंग का तरंग दर सबसे कम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ध्वनि तरंग। ध्वनि यांत्रिक तरंगों का एक प्रकार है जिसका अनुभव हम अपने कानों के द्वारा कर सकते हैं। ध्वनि तरंगें माध्यम की सहायता से चलती हैं। ये निर्वात से नहीं गुजर सकती। वायु में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। ध्वनि तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, अपश्रव्य तरंगें, श्रव्य तरंगें और पराश्रव्य तरंगें। अपश्रव्य तरंगें या इंफ्रासोनिक वेव्स 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तरंगें कहते हैं। अपश्रव्य तरंगों को मनुष्य के कान से नहीं सुन सकते हैं। दूसरी होती हैं श्रव्य तरंगें, इनको बोलते हैं ऑडिएबल वेव्स। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगें कहते हैं। मात्र श्रव्य तरंगों को ही मनुष्य के कान सुन सकते हैं। इसके बाद है पराश्रव्य तरंगें, इनको अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंगें कहते हैं। पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं, जबकि इन तरंगों को चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली आदि के द्वारा आसानी से सुना जा सकता है। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, जबकि द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम होती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर, वायु में 340 मीटर पर सेकंड, ऑक्सीजन में 316, समुद्री जल में 1531, आसुत जल में 1498, एल्यूमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकंड, निकेल में 6040, स्टील में 5960, लोहे में 5950, पीतल में 4700 और कांच में फ्लिंट कांच में 3980 मीटर पर सेकंड होती है। ऊष्मा तापमापन के 4 प्रमुख पैमाने प्रयुक्त किए जाते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन एवं र्यूमर। सेल्सियस तथा केल्विन में संबंध C=K-273 या K=C+273। इसके बाद है गलनांक। ठोसों के गलने या पिघलने की क्रिया जिस निश्चित ताप पर प्रारंभ हो जाती है उस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। द्रव या तरल पदार्थ जिस ताप पर उबलने लगते हैं उस निश्चित ताप को उसका क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, इसलिए पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद है संघनन, कंडेंसेशन। संघनन की क्रिया में पदार्थ वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है तथा जिस निश्चित ताप पर एक क्रिया होती है उस निश्चित ताप को संघनन बिंदु कहते हैं। इसके बाद है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। गर्म करने पर ठोस पदार्थों को सीधे वाष्प में और ठंडा करने पर वाष्प का सीधे ठोस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन करने वाले पदार्थ में अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर और नेप्थलीन आदि हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश तरंग एवं ऊर्जा है।
जिसके प्रभाव से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए प्रकाश के फोटोन सिद्धांत की व्याख्या प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा की गई थी। प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जबकि अन्य पारदर्शी एवं सघन माध्यम जैसे जाल तथा कांच में इससे कम होती है। प्रकाश के बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश के विभिन्न रंगों में सबसे कम होती है। अतः रेले नियम के कारण बैंगनी प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। इसके बाद है अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। गोलीय दर्पण के यदि उत्तल भाग पर पॉलिश करके बनाया जाता है तो इसका अवतल भाग धंसा हुआ यानी परावर्तक तल बन जाता है। ऐसा दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। दंत चिकित्सक, कान, नाक और गले यानी ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि यह बहुत पास स्थित वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देता है। अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की विभिन्न स्थितियाँ। वस्तु की स्थिति जब वक्रता केंद्र पर होती है तब प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता के केंद्र पर होती है और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वह उल्टी और वास्तविक होती है तथा प्रतिबिंब का आकार समान आकार का होता है। दूसरा, अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होगी और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो उल्टी तथा वास्तविक होगी तथा उसका आकार बिंदु के समान और अत्यधिक छोटा होगा। यदि वस्तु की स्थिति फोकस पर है तो प्रतिबिंब उसका अनंत पर बनता है और प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टी और वास्तविक होती है तथा प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा होता है। यदि वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य है तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य होगी और इसका जो प्रतिबिंब है वो उल्टा और वास्तविक बनेगा तथा प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा। और यदि वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के मध्य है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो सीधी और आभासी होगी तथा प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा। यदि वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य है तो जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनेगा तथा इसकी जो इस प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो उल्टा तथा वास्तविक बनेगा और उसका जो आकार है वो बड़ा होगा। इसके बाद है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। यदि गोलीय दर्पण में अवतल भाग पर पॉलिश कर दी जाए तो उत्तल भाग प्रकाश का परावर्तन करता है और ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिक होने के कारण एवं इसके द्वारा प्रतिबिंब सीधा बनने के कारण इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में वाहनों में किया जाता है। इसके बाद है इंद्रधनुष यानी रेनबो। इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा विभिन्न रंगों में विभक्त यानी वर्ण विक्षेपण होने के कारण होता है। इसके बाद प्राथमिक रंग। ऐसे 3 रंग जिन्हें मिलाने पर सफ़ेद रंग का प्रकाश उत्पन्न किया जा सके प्राथमिक रंग कहलाते हैं, जैसे लाल, हरा और नीला RGB। अब बात करते हैं वस्तु की स्थिति। अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा तथा आकार अत्यधिक छोटा बिंदु के समान दिखाई देगा। और अगर वस्तु अनंत तथा ध्रुव के मध्य है तो प्रतिबिंब फोकस तथा ध्रुव के मध्य बनेगा और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो आभासी, सीधा और दर्पण के पीछे होगी तथा प्रतिबिंब का जो आकार है वो छोटा होगा। अब बात करते हैं दृष्टि दोष की। दृष्टि दोष के प्रकार। पहला है निकट दृष्टि दोष। इसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट देख सकते हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। इसके निदान हेतु अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है दूरदृष्टि दोष। इसमें निकट की जो वस्तुएं हैं वो स्पष्ट नहीं देख सकते हैं तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख सकते हैं और इसके निदान के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है अबिंदुकता। यह रोग कॉर्निया के पूरी तरह से गोला ना होने के कारण होता है। इस रोग में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अबिंदुकता का निवारण बेलनाकार लेंस की सहायता से किया जाता है। इसके बाद रेडियो एक्टिव समस्थानिक। रेडियो एक्टिव समस्थानक बनाने के लिए पदार्थों को नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों द्वारा विकिरणित किया जाता है। रेडियो एक्टिव समस्थानकों के उपयोग। कोबाल्ट 60 एक रेडियो एक्टिव समस्थानक है जो उच्च ऊर्जा की
गामा किरणें उत्सर्जित करता है। इन किरणों का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। इसके बाद है आयोडीन 131, एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जिसका प्रयोग थायराइड ग्रंथि के कैंसर के उपचार हेतु होता है। इसके बाद है नाभिकीय विखंडन, भारी नाभिक का 2 या अधिक खंडों में विभक्त होकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और यह क्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है। इसमें अनियंत्रित विखंडन की क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन, जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तथा ऊर्जा विमुक्त करते हैं तो यह क्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है। हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। विश्व के विभिन्न देशों के कुछ भौतिकविदों के प्रमुख योगदान। इस पहला है R.A. मिल्कान, इन्होंने इलेक्ट्रॉन पर आवेश की माप की थी। इसके बाद है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, परमाणु का नाभिकीय निदर्शन किया था। नील्स बोर, हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम निदर्शन किया। चंद्रशेखर वेंकटरमन, अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। इसके बाद है लुईस विक्टर डी ब्रॉगली, इन्होंने द्रव्य की तरंग प्रकृति की खोज की। इसके बाद है मेघनाथ शाह, इन्होंने ऊष्मीय आयनन की खोज की। सत्येंद्रनाथ बोस ने क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत दिया। इसके बाद है वोल्फगैंग पाउली ने अपवर्जन का नियम दिया। एनरिको फर्मी ने नियंत्रित नाभिकीय विखंडन का आविष्कार किया। होमी जहांगीर बाबा के द्वारा कॉस्मिक विकिरणों का सोपानी प्रक्रम दिया गया। एस चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर सीमा तारों की संरचना तथा उनका विकास की खोज की। जॉन बार्डी ने ट्रांजिस्टर और अतिचालकता का सिद्धांत दिया। गैलीलियो गैलीली ने जड़त्व का नियम। क्रिश्चियन हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया तथा आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गति के नियम और परावर्ती दूरदर्शक के नियम प्रतिपादित किए। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत, प्रकाश से एक विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज की। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की थी। जगदीश चंद्र बोस ने अति लघु रेडियो तरंग, बेतार संदेश, क्रेस्कोग्राफ आदि की खोज की। मैरी स्क्लोडोस्का क्यूरी ने रेडियम तथा पोलोनियम की खोज, प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। इसका अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत नियम और सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। विक्टर फ्रांसिस हैस ने कॉस्मिक किरणों की खोज की। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं एकॉस्टिक ध्वनि से संबंधित अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय पिंडों का अध्ययन। एपनोलॉजी में नींद का वैज्ञानिक अध्ययन। एस्ट्रोफिजिक्स में आकाशीय पिंडों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्थोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। बायोमेट्री में गणितीय विधियों का जीव विज्ञान में अनुप्रयोग। कार्डियोलॉजी में हृदय तथा उससे संबंधित रोगों का अध्ययन। सिरामिक्स में मिट्टी के बर्तन बनाने की कला और इससे संबंधित विज्ञान। कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन। क्रोमेटोलॉजी में विभिन्न रंगों का अध्ययन किया जाता है। क्रायोजेनिक्स में अति निम्न ताप के विभिन्न अनुप्रयोगों का अध्ययन। साइटोलॉजी में जैव कोशिकाओं की संरचना और कार्यप्रणाली का अध्ययन। क्रिप्टोग्राफी में संचार सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र का अध्ययन। डेमोग्राफी में मनुष्य की जननांकीय स्थिति का अध्ययन। एम्ब्रियोलॉजी में भ्रूण विकास का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में पौधों और जंतुओं के वातावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यूजेनिक्स में वांछित आनुवंशिक गुणों की अभिवृद्धि हेतु नियंत्रित जनन के द्वारा जनसंख्या सुधार का अध्ययन किया। इसके बाद है एंटोमोलॉजी में कीटों की विभिन्न प्रजातियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में वंशानुगत गुणों का अध्ययन किया जाता है। जीनियोलॉजी में वंशावली या वंश परंपरा का अध्ययन किया जाता है। हेमेटोलॉजी में रक्त एवं संबंध रोगों का अध्ययन। हेप्टालॉजी में यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय तथा उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हिस्टोलॉजी में ऊतकों की संरचना का अध्ययन।
हर्पेटोलॉजी में सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन। हाइड्रोपोनिक्स में बिना मिट्टी के जल में पौधों को उगाने की कला है। इसके बाद है हाइड्रोपैथी, जल के प्रयोग से रोगों के उपचार का अध्ययन। हाइड्रोथेरेपी में जल से रोगों के उपचार की तकनीक। होलोग्राफी में लेजर के माध्यम से त्रिआयामी फोटोग्राफी की कला। इसके बाद है लेपिडाप्टेरोलॉजी में तितलियों एवं कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। मीटियोरोलॉजी में वायुमंडलीय प्रक्रिया एवं मौसम का अध्ययन किया जाता है। मार्फोलॉजी में प्राणियों एवं पौधों की आकृति और बनावट का अध्ययन। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन और फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स में सिक्कों का अध्ययन। न्यूमेरोलॉजी में अंक ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन। नीमेटोलॉजी में गोल कृमि का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी में गुर्दा या वृक्क का अध्ययन। न्यूरोलॉजी में मस्तिष्क, स्नायु तंत्र तथा इनके रोगों का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी में दांतों की संरचना और रोगों का अध्ययन। पैथोलॉजी में रोगों के कारण और प्रभावों का अध्ययन। साइकियाट्री में मानसिक रोगों और इनके निदान का अध्ययन। पीडियाट्रिक्स में बच्चों तथा इससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन। न्यूमेटिक्स में वायु या गैसों का अध्ययन। फार्माकोलॉजी में औषधि, उनके प्रयोग और प्रभाव का अध्ययन। फ्रेनोलॉजी में खोपड़ी का अध्ययन। पोमोलॉजी में फलों एवं उनके उत्पादन का अध्ययन। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन। फिलोलॉजी में भाषा विज्ञान का अध्ययन। पेट्रोलॉजी में चट्टानों की उत्पत्ति का अध्ययन। पोसोलॉजी में औषधि की मात्रा के प्रयोग का अध्ययन। फोनेटिक्स में स्वर की ध्वनियों एवं इनके उपचार का अध्ययन। प्लाज्मोलॉजी में जीव जंतुओं की सूक्ष्म संरचना जैसे कोशिका आदि का सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन। सेरोलॉजी में ब्लड सीरम एवं अन्य शारीरिक द्रवों का वैज्ञानिक अध्ययन। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन। टैक्सोनॉमी में जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन। गायनोकोलॉजी में स्त्री रोगों का अध्ययन। जियोलॉजी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना और अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर हमारा भौतिक विज्ञान समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम रसायन विज्ञान को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एप्लीकेशन और टेलीग्राम की लिंक दी जाती है, जहाँ से आप उन दोनों में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।